हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। और आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, वो आपका शिक्षण के उपागम। और शिक्षण के उपागम आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो याद होना चाहिए आपको। देखो, हम पढ़ रहे हैं आपकी जो कलाम रीट-मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, कलाम रीट-मेंस है। और इसके जो टेस्ट है दोस्त, इसके जो टेस्ट है, और वो टेस्ट कौन सा आपका टेस्ट होगा, आपका माइनर टेस्ट 7। कौन सा टेस्ट? माइनर टेस्ट 7, जो कब होगा आपका? इस संडे को होगा, इस संडे को होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो पाठ्यक्रम है यानी कि आपका सिलेबस है, इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, आपका ये टॉपिक दिया हुआ है आपका। और टॉपिक का नाम क्या है आपका? शिक्षण के उपागम। शिक्षण के उपागम बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 100%। चाहे रचनावादी उपागम से आओ, चाहे आपकी बात करें शिक्षण योजना के उपागम से आओ, चाहे आपकी पाठ्यचर्या उपागम से आओ, 3 प्रकार से शिक्षण उपागम को बांटा गया है। तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, सिद्धांत पूछा जा सकता है, सीधा फैक्ट प्रतिमान पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो सारे के सारे टॉपिक करेंगे, एक भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो ये बात करें आपके शिक्षण के उपागम, जो आपका टेस्ट इस माइनर टेस्ट 7 में, इसको MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेन टारगेट क्या अपना? मेन टारगेट आपका रीट-मेंस 2026, रीट-मेंस का अपना टारगेट है। और जिसकी एग्जाम कब होगी? आपकी जनवरी 2026 में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, इसके लिए बहुत ही शानदार ये टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पर शिक्षण उपागम से पूरा पाठ्यक्रम यानी कलाम की जो बुकलेट है वो पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, पूरी कवर हो जाएगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर बहुत कम देखने को मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा लगभग, क्योंकि पूरा टॉपिक वही है, पाठ्यक्रम वही है। अरे कंटेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपको तरीका वो होना चाहिए, आपको कितना याद है। ठीक है, मेन चीज़ वो है। आपको यदि कंटेंट पूरा, आपके पास सिलेबस पूरा है, तो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, बाहर से थोड़े आएंगे। ठीक है, लेकिन वो तैयार कैसे आपको तैयार है कि नहीं है, उसीलिए हम आपके लिए MCQ लेके आए, ताकि आपको इसको थोड़ा सरल बनाया जा सके। और आपको तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है MCQ। जब तक आप MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखो MCQ कौन से होंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। MCQ होंगे आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्न। और इसके साथ साथ क्या होगा दोस्त? इसके साथ साथ होगा जो हम तैयारी कर रहे थे, जब उस हमारा टेस्ट हुआ था लाइब्रेरी बैच, जो कलाम ने हमें क्वेश्चन दिए थे लाइब्रेरी बैच के क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये टॉपिक पूरा तैयार किया जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि आपको संडे का टेस्ट है तो आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो साथ साथ आंसर जरूर देना, क्योंकि उसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि आपको आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, मेन लक्ष्य वो होता है। आप साथ साथ उत्तर दीजिए, सही उत्तर तो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप ये मत समझो कि गलत है, नहीं है। आपको क्या होता है, उसकी तैयारी थोड़ी बेहतरीन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है टॉपिक। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका वो टॉपिक कमजोर है, इसका भी पता चल जाता है। गलत होता है ना तो ज़्यादा याद होता है आपका। ठीक है, तो साथ साथ आंसर दिया करो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखो और देखो, नहीं, यहाँ पर वो काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ MCQ प्रैक्टिस है, और आपको टॉपिक तैयार करने का तरीका बताया, यानी बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक तैयार होना चाहिए। मेन लक्ष्य ये है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, MCQ कैसे लगे, ताकि हम शिक्षण विधियों के जो आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं करवाऊँ तो वो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, ये आपकी कमेंट पर निर्भर करेगा भाई, पहले बता देता हूँ मैं। आपका जो कमेंट होगा ना, इस कमेंट पर निर्भर करेगा कि आपको शिक्षण विधियों के उपागम यानी जो क्वेश्चन है वो करवाने हैं या नहीं करवाने। आप कमेंट के अंदर बताना आज की क्लास कैसी लग रही है, तब तो करवाओ। क्योंकि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा शिक्षण विधियों का क्या है, भाषा खेल है, और थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज टफ होती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सबको लगता है, मुझे पता है, शिक्षण विधियों को थोड़ा सा समझाने में थोड़ा भी होता है, लेकिन हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, हम बहुत ही आसानी से आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे समझ के हुए पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन को देखने के आंसर देंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, प्यारी प्यारी कहानियाँ बताएंगे उनके साथ, तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। उनकी आसपास की स्टोरी याद होगी ना, तो लंबे दौर तक याद होंगे आपके। मैं इसी तरह से याद करता हूँ, उसी तरह से आपको मैं याद करवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, ये आपकी कलाम लाइब्रेरी बैच की टेस्ट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज़। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके पूछे भी जा चुके हैं, टेस्टों के अंदर भी आ चुके हैं। चाहे आपका सेकंड ग्रेड का टेस्ट हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट हो, तो सबके सब क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण प्रक्रिया उपागमों में कौन कौन से उपागम सम्मिलित है? शिक्षण प्रक्रिया उपागम में कौन कौन से उपागम सम्मिलित है? हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम, RCEM उपागम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका रचनावादी उपागम, खोज उपागम, सही योगात्मक अधिगम उपागम, विषय केंद्रित उपागम, व्यवहारवादी उपागम,
या चक्रीय उपागम या इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या बात याद होनी चाहिए आपको, सबसे पहले बात होनी चाहिए आपकी शिक्षण के उपागम। आपको याद होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षण के उपागम पढ़ रहे हैं। शिक्षण के उपागम याद करो, क्या पढ़ रहे हैं हम, शिक्षण के उपागम पढ़ रहे हैं। इन शिक्षण के उपागम को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपके 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से दोस्त, तीनों भाग याद होनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखिए समझ आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 3 भाग कौन कौन से, पहला आपका शिक्षण प्रक्रिया के उपागम, शिक्षण प्रक्रिया के उपागम, शिक्षण प्रक्रिया के उपागम, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा भाग कौन सा है, शिक्षण योजना के उपागम, शिक्षण योजना के उपागम, उपागम। और तीसरा टॉपिक कौन सा आपका, पाठचर्या के उपागम। कौन सा आपका, पाठचर्या के उपागम, उपागम। तो यहां पर बात करते हैं शिक्षण के प्रक्रिया के उपागम कितने आपके, 6। कुल कितने आपके, 6। और शिक्षण योजना के उपागम भी कुल कितने आपके, 6 हैं। और पाठचर्या उपागम भी कुल कितने आपके, 10 है। कुल कितने आपके, 10 है, ठीक है। सभी के सब पढ़ेंगे हम। देखो अब देखिए हमें कौन सा पूछे, हमें पूछे शिक्षण प्रक्रिया के उपागम। हमें क्या पूछा, शिक्षण प्रक्रिया के उपागम। तो शिक्षण प्रक्रिया कुल कितने आपके, 6 है। अब इनमें से 6 कौन कौन से वो याद करने हैं आपको। तो पहला दे रखा आपका हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम और RCEM उपागम। ये तो कौन से आपके, देखो हर्बर्ट, मॉरिसन, ये किसमें आते हैं आपके, शिक्षण योजना है। मॉरिसन आपने पढ़ा होगा, हर्बर्ट आपने पढ़ा होगा, किसने, शिक्षण योजना। हर्बर्ट ये पंचवटी योजना पढ़ी थी ना आपने, अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी थी, उसी हिसाब से याद करो। तो ये तो किससे संबंधित आपके, शिक्षण योजना के उपागम है, शिक्षण योजना के उपागम, योजना के उपागम, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा दे रखा देखो आपका रचनावादी उपागम, खोज उपागम, सहयोगात्मक अधिगम उपागम। देखो शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया कैसे होती है आपकी, रचनात्मक होती है। कैसी होती है आपकी, रचनात्मक होती है, खोज आधारित होती है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम उपागम होती है, ठीक है। होती है कि नहीं होती है, अरे शिक्षण प्रक्रिया होती है, नहीं होती है, होती है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या में देखो विषय केंद्रित, अब विषय का यहाँ पर विषय केंद्रित आ रहा है, तो विषय किससे संबंधित है आपकी, पाठ्यचर्या किससे संबंधित है, व्यवहारवादी पाठ्यचर्या में होना चाहिए, चक्रीय उपागम पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो ये आपकी किसकी, आपकी पाठ्यचर्या उपागम की, पाठ्यचर्या उपागम से। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा है। मैंने क्या बोला था, प्रश्नों को समझिए, थोड़ा समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं, अभी मैंने शुरू में बोला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कितने आ गए यहाँ पर आपके, कितने आ गए आपके दोस्तों, यहाँ पर याद करो, रचनावादी उपागम आ गया, खोज उपागम आ गया, सहयोगात्मक अधिगम उपागम आ गया, 3 आ गया ना। चौथा कौन सा आपका, चौथा याद करो, अनुभवजन्य अधिगम उपागम, अनुभवजन्य अधिगम उपागम। पांचवा कौन सा दोस्तों, पांचवा संकल्पना मानचित्र उपागम, संकल्पना मानचित्र उपागम, मानचित्र उपागम। और लास्ट छठा कौन सा आपका, शिक्षण आधारित प्रक्रिया में पूछताछ उपागम, पूछताछ उपागम, पूछताछ उपागम। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम पूछा गया था, ये किसने दिया था आपके, सचमैन ने। किसके द्वारा, सचमैन द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से आपके सिद्धांत यहाँ पूछा जा सकता है। यह अधिगम अनुभवजन्य अधिगम किसके द्वारा दिया गया है, इससे पूछा जा सकता है। रचनावादी उपागम किन किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम क्वेश्चनों के माध्यम से तैयार करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए पाठचर्या उपागम में कौन सा उपागम सही नहीं है, पाठचर्या उपागम में कौन सा उपागम सही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रम मत देखना, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के पेपर उठाए, तो क्वेश्चन क्रम ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। पाठचर्या उपागम में कौन सा उपागम सही नहीं है, विषय केंद्रित उपागम, काल क्रम व क्रमबद्ध उपागम, अनुभवजन्य अधिगम उपागम, एकीकृत उपागम। तो कौन सा नहीं है भाई, देखो इस क्वेश्चन से कनेक्ट कैसे, अभी देखा था नहीं, अनुभवजन्य अधिगम उपागम। चौथा पढ़ा था हमने, कौन से किससे संबंधित था आपका, शिक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था आपका, शिक्षण से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पाठ्यचर्या उपागम की बात करें तो कुल कितने पढ़े हमने, कुल की बात करें तो 10, कुल कितने पढ़े हमने, 10 पढ़े, ठीक है। इसमें से बात करें
कौन कौन से थे? देखो विषय केंद्रित आपका पहला हो गया, ठीक है। कालक्रम व क्रमबद्ध, उपागम ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। एकीकृत उपागम आपका तीसरा हो गया। इसके अलावा बात करें चौथा कौन सा हो गया आपका? चौथे की बात करें तो व्यवहारवादी उपागम। कौन सा? व्यवहारवादी उपागम। पाठ्यचर्या क्या आएंगी आपकी? व्यवहारवादी उपागम। पांचवा कौन सा हो गया आपका? बताओ भाई। अरे निर्मितवादी उपागम, निर्मितवादी उपागम। छठा कौन सा हो गया आपका? अरे प्राकरणिक उपागम, प्राकरणिक उपागम। सातवां कौन सा हो गया आपका? बताओ भाई, सातवां कौन सा हो गया आपका? चक्रीय संकेंद्रित उपागम, संकेंद्रित उपागम। सात हो गया ना। आठवां कौन सा हो गया आपका? चक्रीय उपागम, चक्रीय उपागम। नौवा कौन सा हो गया आपका? सहसंबंध उपागम, सहसंबंध उपागम। और 10वां कौन सा हो गया आपका? इकाई उपागम। तो सारे के सारे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस उपागम पर विशेष बल दिया है? देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, ठीक है, 2005 ने किस उपागम पर विशेष बल दिया है? विषय केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम या व्यवहारवादी उपागम? बताओ भाई, किस पर अच्छा बल दिया भाई? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। कौन सा? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, रिपीट भी होता है भाई, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो शिक्षण उपागम की बात करें, ये आपके शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया ही है। शिक्षण उपागम अपना जो शिक्षण उपागम है ना, वो क्या आपके दोस्तों? शिक्षण उपागम आपके शिक्षण व अधिगम की एक प्रक्रिया है। शिक्षण व अधिगम की एक प्रक्रिया है। शिक्षण एवं व शिक्षण एवं अधिगम की एक प्रक्रिया, अधिगम की एक प्रक्रिया है। याद करना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्या है आपकी प्रक्रिया है? कौन सा? शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया। कौन? शिक्षण उपागम, ठीक है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। शिक्षण विधियाँ हैं वो किस पर आधारित होती है आपकी? शिक्षण उपागम पर। शिक्षण विधियाँ हैं वह शिक्षण उपागम पर आधारित होती है, वह शिक्षण उपागम पर आधारित होती है, उपागम पर आधारित होती है, आधारित होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर याद करने वाली बात क्या थी? यहाँ पर देखो, पहले तो हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस उपागम पर विशेष बल दिया है? तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम पर बल दिया है। शिक्षण उपागम क्या है? देखो शिक्षण उपागम शिक्षण व अधिगम की एक प्रक्रिया, किसकी? शिक्षण की भी है और अधिगम की एक प्रक्रिया है। शिक्षण विधियाँ है, जैसे आपने पढ़ी होगी आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है। ये सारी विद्या किस पर निर्भर करती है आपकी? किस पर आधारित होती है आपकी? शिक्षण उपागम पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करना दोस्तों, कोर्ट का क्वेश्चन आता है वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कि शिक्षण विधियाँ वह शिक्षण उपागम पर आधारित होती है, या आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। देखो 1961 में बोर्नर द्वारा प्रस्तुत संकल्पना प्राप्ति मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किस पर आधारित है? किस पर आधारित है भाई बताओ? 1961 में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया आपका। 1961 में बोर्नर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, संकल्पना प्रस्तुत की, कौन सी थी? प्राप्ति मॉडल, संकल्पना प्राप्ति मॉडल, ठीक है। संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसके द्वारा दिया गया आपका? बोर्नर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्त? बोर्नर के द्वारा दिया गया। कब? 1961 में दिया गया। कब दिया गया आपका? 1961 में दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो संकल्पना प्राप्ति मॉडल क्या था? संकल्पना प्राप्ति जो मॉडल था ना, वो क्या था? सबसे पहले इसको समझना है कि कोई बच्चा किसी संकल्पना को अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने संकल्पना समझ ली। क्या था? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको समझने वाली बात है। संकल्पना प्राप्ति मॉडल जो आपके बोर्नर ने दिया था वो क्या था? वो क्या था आपका? बच्चा किसी संकल्पना, बच्चा किसी
संकल्पना को अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके, अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके, क्या लिख रहा हूं मैं कि बच्चा किसी संकल्पना को अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? आपके वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि उसने संकल्पना समझ ली, तब हम कह सकते हैं उसने संकल्पना समझ ली, समझ ली। ये थी, क्या थी आपकी संकल्पना प्राप्ति मॉडल था। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित था। किसने दिया था? आपके बुंडन ने दिया था। कब दिया था? 1961 के अंदर। क्या दिया था कि बच्चा किसी संकल्पना को अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। बच्चा किसी संकल्पना को अपरिचित परिस्थिति में प्रयोग करके वेद निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, तब हम कह सकते हैं कि बच्चा उसने जो संकल्पना है उसको समझ लिया। ठीक है, इसका आधार क्या था? इसका आधार क्या था दोस्तों? इसका आधार क्या था? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया, जो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अनुकरण था, अनुकरण अधिगम था, अन्वेषण अधिगम था, सहसरता अधिगम था, या व्यवहारवादी अधिगम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आधार क्या था आपका? अन्वेषण अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। और सीधा क्वेश्चन ये भी आता है बार बार, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अन्वेषण अधिगम है इसको विकसित किसने किया? इसको विकसित किसने किया? तो विकसित किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको विकसित भी आपके बुंडन ने किया। किसने? बुंडन ने। देखो, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार हो गए, और दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और यहाँ पर याद करना, जो अन्वेषण आधार बना था ना आपका, ये अन्वेषण आधार कब तक बना था? कौन से दशक में था? ये दशक की बात करें 1960 से 1980 के दशक तक पाठ्यचर्या विकास में आधार के रूप में प्रयोग किया गया। बात करें कौन से थे दशक की? बात करें आपके दशक 1960 से 80 तक, 80 के दशक तक, दशक में पाठ्यचर्या निर्माण में या पाठ्यचर्या विकास के आधार के रूप में प्रयोग किया गया, यह आधार बना, पाठ्यचर्या विकास का आधार बना। कौन सा अधिगम बना आपका? अन्वेषण अधिगम। कौन से दशक में? 1960 से 1980 के दशक के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अवस्था विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे की मानसिक वृद्धि कुल कितनी इंद्रिय गोचर अवस्थाओं से गुजरती है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपने काफी बार आपके एग्जाम के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो पियाजे ने, देखो पियाजे का कौन सा सिद्धांत था? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यहीं पर बनता है। पियाजे का सिद्धांत था आपका अवस्था विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था आपका? अवस्था विकास सिद्धांत। किसने दिया था? आपका पियाजे ने दिया था। ठीक है, के अनुसार बच्चे की जो मानसिक वृद्धि है, कौन सी मानसिक वृद्धि है, मानसिक वृद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितनी इंद्रिय गोचर अवस्था से गुजरती है? 3 अवस्था से, 4 अवस्था से, 5 अवस्था से, या 6 अवस्था से? तो हमने पढ़ा है कितने अवस्था से गुजरती है आपकी? 4 अवस्था से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन सी आपकी 4? अरे 4 कौन कौन सी हैं? जो हमने पढ़ा था आपका, संवेदी मोटर अवस्था। पहली कौन सी थी? संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था। कब से कब तक थी ये? 0 से 2 वर्ष। ये भी याद करना। दूसरी कौन सी थी दोस्त? दूसरे की बात करें आपकी, तो दूसरी कौन सी थी? पूर्व परिचालन अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, परिचालन अवस्था। ये कब से कब तक थी आपकी? 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था कौन सी थी आपकी? तीसरी अवस्था कौन सी आपकी? मूर्त अवस्था। कौन सी थी? मूर्त अवस्था। कौन सी अवस्था थी आपकी? मूर्त अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? मूर्त। वर्ष की बात करें तो 7 से 11 वर्ष। तीसरी की बात करें हम, चौथी की बात करें, चौथी कौन सी थी आपकी? औपचारिक अवस्था।
और औपचारिक अवस्था कब से कब तक थी आपकी? 11 से 15 वर्ष। तो ये 4 आपकी मानसिक वृद्धि की कुल कितनी इंद्रिय गोचर अवस्था से गुजरती है? 4 अवस्था से। ठीक है, ये किसने दिया था? आपके अवस्था विकास सिद्धांत पियाजे ने दिया था। ठीक है, चारों अवस्था कौन सी थी? संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त अवस्था या औपचारिक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, पियाजे से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, बार बार रिपीट होता है, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो बार बार आपका रिपीट होता है, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। देखो, पियाजे के अनुसार किसी संकल्पना का अधिगम किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? पियाजे के अनुसार किसी संकल्पना का अधिगम किन प्रक्रियाओं से होता है? तो पियाजे ने आपके जो विकासावस्था से प्रभावित होती है किसी संकल्पना का अधिगम 4 प्रक्रियाओं से होता है। कौन सी? कितनी प्रक्रिया बताई थी इन्होंने? संकल्पना की प्रक्रिया कितनी बताई भाई दोस्त? 4 प्रक्रिया बताई। कुल कितनी बताई आपकी? 4। सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, कौन कौन सी थी वो 4? देखो, अवलोकन, अभ्यास, पुनरावृत्ति, अनुकरण द्वारा, आंतरिक चित्रण, आत्मसातीकरण, समायोजन या संतुलन द्वारा, संवेदीकरण, विश्लेषण, प्रयोग व मूल्यांकन द्वारा, परिकल्पना या निष्कर्ष या मुख्य व्याख्या या तुलना द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 अवस्था कौन सी थी? आंतरिक चित्रण, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार किसी संकल्पना का अधिगम किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? संकल्पना का अधिगम किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? आंतरिक चित्रण, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन। ठीक है, आंतरिक चित्रण, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन, चारों की चारों याद करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन और कलाम तो 100% ये क्वेश्चन पूछता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र, जो आपके जोन ऑफ प्रोमेक्सिकल डेवलपमेंट है, किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है भाई? आपका निकृष्ट विकास क्षेत्र है वो किसे दर्शाता है? बच्चे की वह क्षमता जो वह अकेले कार्य करने से प्राप्त करता है, बच्चे की अधिकतम क्षमता जो भविष्य में विकसित होगी, बिना सहायता के प्राप्त परिणाम और सहायता मिलने पर प्राप्त परिणाम के बीच अंतर, क्या इसको दर्शाता है? या बच्चे के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के क्षेत्र को दर्शाता है? बताओ भाई, कमेंट के अंदर राइट आंसर बताओ क्या होगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिना सहायता के प्राप्त परिणाम और सहायता मिलने पर प्राप्त परिणाम के बीच के अंतर को दर्शाता है क्या आपका? ZPD। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन बार बार आपकी रिपीट भी होता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वाइगोत्स्की की बात करते हैं यहाँ पर आपके, वाइगोत्स्की की बात करते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की ने क्या किया था आपके? जो अधिगम की प्रकृति कैसे बताई थी आपको? इन्होंने अधिगम की प्रकृति कैसे बताई थी? सबसे पहले अधिगम की प्रकृति की बात करें, सामाजिक बताई। कैसे बताई? सामाजिक बताई। कौन सी प्रकृति बताई? सामाजिक प्रकृति। ठीक है, पूरा नाम बताऊंगे इसका, लेव एस वाइगोत्स्की। लेव एस वाइगोत्स्की की बात करें दोस्तों, तो अधिगम की प्रकृति कैसे बताई? सामाजिक बताई थी इन्होंने। ठीक है, उनके अनुसार यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छे शिक्षण अधिगम प्रक्रम द्वारा कोई बच्चा सीखने में कितना सक्षम है। इनके अनुसार बात करें आपके अनुसार, क्या बोला इन्होंने? यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परिभाषा पूछ ली जाती है, जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छे शिक्षण अधिगम में, कि अच्छे शिक्षण अधिगम में, शिक्षण अधिगम में, प्रक्रम में या प्रक्रम द्वारा कोई बच्चा सीखने में कितना सक्षम है, सीखने में कितना सक्षम है। सक्षम है। तो हम बात कर रहे थे आपके लेव एस वाइगोत्स्की की, अधिगम की प्रकृति कैसे बताई इन्होंने? सामाजिक बताई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कि लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम की प्रकृति कैसे बताई है? तो सामाजिक। आपने काफ़ी बार किया भी होगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी टेस्ट दिए होंगे आपने और आपने एग्जाम भी दिए हैं। दूसरा, ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छे शिक्षण अधिगम प्रक्रम द्वारा कोई बच्चा सीखने में कितना सक्षम है, ये वाइगोत्स्की का मानना था। इसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्षेत्र दिया? निकृष्ट विकास क्षेत्र का निर्माण किया, जिसमें बिना सहायता के प्राप्त परिणाम और सहायता मिलने पर प्राप्त परिणाम के बीच का अंतर को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कथन ये दे रखा आपका, शिक्षार्थी कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व संकल्पना से रहित नहीं होता। तो शिक्षार्थी जो बात करें आपकी, तो कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व संकल्पना से रहित नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः संकल्पना में, अतः संकल्पना में, अतः संकल्पना में संकल्पना का पुनर्गठन सम्मिलित है, संकल्पना का पुनर्गठन शामिल है, पुनर्गठन शामिल है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कथन की बात करें, शिक्षार्थी कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व संकल्पना से रहित नहीं होगा, नहीं होगा या होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अधिगम में संकल्पनाओं को सीधे पढ़ाया नहीं जा सकता। देखो अधिगम में जो संकल्पनाएं हैं उसको सीधे पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि निर्माण द्वारा सीखा जाता है। किसके द्वारा, निर्माण द्वारा। जैसे हम उपागम पढ़ रहे हैं ना, इसको सीधे पढ़ाएंगे तो आप बोर होने लग जाओगे। क्या होने लग जाओगे, बोर, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से जाएगा, सिर के ऊपर से। तो ऐसी बात नहीं, अधिगम में संकल्प को सीधे पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि निर्माण द्वारा सीखा जाता है। किसके द्वारा, निर्माण द्वारा सीखा जा सकता है। यानी सीधी सी बात है, जो संकल्पनाओं की शिक्षा नहीं दी जा सकती, संकल्पनाओं की शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि निर्माण द्वारा सीखा जा सकता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य कथन है। उपयुक्त कथनों में के अनुसार सही क्या है? अरे दोनों कथन सही है, केवल एक कथन सही है, या आपका कोई नहीं, बताओ। तो दोनों सही है, आपका दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके परिदृश्य है, निर्मितवाद अधिगम बल्कि बात करते सबसे पहले जो दोनों के दोनों आपके जो कथन दिए हुए हैं ना, दोनों के दोनों जो कथन दिए हुए हैं वो किससे जुड़े हुए आपके, किससे जुड़े हुए दोस्तों, आपको निर्मितवादी संकल्पना की जोड़ा दे, निर्मितवादी संकल्पना से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी सीधी बात करें, ये बात कौन करता है, ये दोनों कथनों की बात कौन करता है, निर्मितवादी करते हैं। कौन करते हैं, आपके निर्मितवादी करते हैं, और दोनों की दोनों आपके सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 1980 के दशक के बाद का परिदृश्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पोस्टनर, ड्राइवर, नोवाक आदि थे निर्मितवादी अधिगम की। ठीक है, बल किसने दिया था, बल वैज्ञानिकों की बात करें कौन कौन से थे आपके, जैसे आपका एग्जाम पूछा जा सकता है, पोस्टनर, ठीक है, ड्राइवर, नोवाक, ETC। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ज़्यादातर इस निर्मितवादी संकल्पना से तो जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस भी रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन भाई अच्छे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आपको कितने आ रहे हैं कमेंट के अंदर जरूर बता देना। ठीक है, तो वो समझने वाली बात है सबकी सब। कौन सा कथन निर्मितवाद अधिगम के अनुसार असत्य है, निर्मितवाद अधिगम के अनुसार असत्य है? कौन सा कथन? बालक अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को विस्तृत करता है। बिल्कुल, ये यहाँ से आपकी बात करें जो निर्मितवादी है, संरचनावादी है, या आपका रचनावादी उपागम से क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका निर्मितवादी, निर्मितवादी, संरचनावादी आ सकता है आपका, या आ सकता है आपका रचनावादी उपागम से। रचनावादी उपागम से क्वेश्चन पूछा गया। इनकी विशेषताएं हैं आपकी सारी की सारी, जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो बालक अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को विस्तृत करता है। तो बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल सत्य है आपका, ये तो असत्य नहीं है। अधिगमकर्ता स्वयं अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करता है और समझ विकसित करता है। तो रचनावादी में ये होता है, रचनावादी में क्या होता है, स्वयं रचना करता है। ठीक है, स्वयं रचना करके सीखता है। तो अधिगमकर्ता स्वयं अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करता है और समझ विकसित करता है। तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम ही समझ लो, निर्मितवादी। ज्ञान का निर्माण चिंतनशील सोच और चिंतनशील अमूर्तन की प्रक्रिया होता है। ज्ञान का निर्माण है चिंतनशील सोच और चिंतनशील अमूर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं या अनुभव का कोई योगदान नहीं होता। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इतनी गलती थी, योगदान होता है भाई, इतना ऐसा टॉपिक था आपका, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
नहीं लिखा हुआ। आराम से जो पॉजिटिव सोचोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये सोचो सीखने में संरचनाओं जो संज्ञानात्मक संरचनाओं का या अनुभव का कोई योगदान नहीं होता क्या? सोचने वाली बात है, होता है नहीं योगदान? अरे होता है ना, होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। तो सत्य असत्य कथन पूछा था हमें क्या पूछा था? हमें असत्य कथन पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। केवल 4। वैसे केवल ये दे रखा है, केवल 2, केवल 3, केवल 4 दे रखा, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो यहाँ से नियमितवादी अनुसार और भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन और आता है आपका, कौन सा? आपका सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। ये भी आता है क्वेश्चन। सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। किस पर? व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्त? सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। अलग अलग लोग सत्य को अलग अलग तरह से समझते हैं। सीखना व्यक्तिपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, अर्थात जो सीखना है, यानी कि इसकी परिभाषा देखो, सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। अलग अलग लोग सत्य को अलग अलग तरह से समझते हैं। अलग अलग लोग सत्य को अलग अलग तरीके से समझते हैं। अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सीखना है व्यक्तिपरक है, यानी आपकी सब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ नहीं। सीखना व्यक्तिपरक है, व्यक्तिपरक है, वस्तुनिष्ठ नहीं। वस्तुनिष्ठ नहीं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है आपके रचनावादी अधिगम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपकी इनकी विशेषताओं या महत्वपूर्ण बिंदुओं की। रचनावादी जो ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत है, शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। रचनावाद है, ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत है, शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। एक लाइन भी आपकी बार बार पूछ ली जाती है, याद कर लेना। एक लाइन और आती है इसके अंदर। एक लाइन कौन सी आती है? सीखना एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है आपकी। जो महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूँ ना मैं, सारी की सारी आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्त, बाकी सारे जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, ये 8 जो आपकी 4 तो ये हो गए आपके, और 2 ये हो गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार आता है। इन 6 बिंदु से आते हैं। टोटल तो आपके 14-15 होंगे आपके, लेकिन इन 6 बिंदु से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और सीधा क्वेश्चन आता है भाई आपका, फैक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, असत्य आधारित भी आ जाता है। ठीक है, कूट आधारित क्वेश्चन भी आता है। तो 3-4 प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है, इन लाइनों को, और आराम से क्वेश्चन को समझना, 2-3 बार लिखना है इनको, फिर आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन नहीं भी आया ना, तो एक बार हम दोबारा रिवीजन करेंगे। जब एमसीक्यू करेंगे तो अब मैं आपको दोबारा और करवाऊंगा किससे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये लो, एक ये आ गया आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों को एक सहज शिक्षार्थी के रूप में पहचानने के पर बल क्यों दिया जाता है? बालकों को एक सहज शिक्षार्थी के रूप में पहचानने पर बल क्यों दिया जाता है? क्योंकि केवल वह जानना जरूरी है कि बच्चा क्या सीख रहा है। क्योंकि ज्ञान बालक की क्रियाशीलता और अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित होता है। क्योंकि शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा के अंक सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अंक सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई दोस्त, बताओ भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि ज्ञान बालक की क्रियाशीलता और अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित होता है। क्योंकि ज्ञान बालक की क्रियाशीलता और अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को एक सहज शिक्षार्थी के रूप में पहचानने पर बल क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, याद करना। क्योंकि बालक है ना, वो क्रियाशीलता और अनुभव के आधार से, अनुभव के माध्यम से स्वयं निर्मित होता है। ठीक है, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये देखिए आप, गेगनो एवं कोल्ले 2001 के अनुसार ज्ञान निर्माण में कौन कौन से प्रकार है, ज्ञान निर्माण में कौन कौन से प्रकार है, ये मैं बताना, कौन कौन से प्रकार है भाई आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, बताओ राइट आंसर क्या जगह, शारीरिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, सैद्धांतिक। ऑप्शन दे रखे आपके केवल ए और बी, केवल सी और डी, सभी ए बी सी डी और कोई नहीं, बताओ राइट आंसर, फट तो लिया होगा आपने। दो गोगने और कोल्ले 2001 के अनुसार, 2001 में ये सिद्धांत दिया था आपने, कौन सा सिद्धांत दिया था भाई आपका 2001 में, ज्ञान निर्माण का कौन कौन से प्रकार बताए, तो 4 प्रकार बताए थे इन्होंने, कितने प्रकार बताए थे आपके, 4 प्रकार बताए थे, और 4 प्रकार को कौन से थे आपके, देखो आपका पहला था आपका शारीरिक रूप से निर्मित, शारीरिक रूप से निर्मित, दूसरा था आपका सामाजिक रूप से निर्मित, सामाजिक रूप से निर्मित, तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा कौन सा था आपका प्रतीकात्मक रूप से निर्मित, प्रतीकात्मक रूप से निर्मित, ज्ञान का निर्माण की बात करें भाई, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बार बार। चौथे की बात करें, चौथा कौन सा था आपका सैद्धांतिक रूप से निर्मित, सैद्धांतिक रूप से निर्मित, ठीक है, याद करना किसने दिया था आपका, गेगनो व कोल्ले 2001 के अनुसार ज्ञान निर्माण के 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, शारीरिक रूप से निर्मित, सामाजिक रूप से निर्मित, प्रतीकात्मक रूप से निर्मित और सिद्धांतिक रूप से निर्मित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो शारीरिक भी है आपका, सामाजिक भी है, प्रतीकात्मक भी है, सिद्धांत भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो गेगनो एंड कोल्ले के अनुसार कक्षा में रचनावादी अधिगम वातावरण बनाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं यह हमें बताने। देखो सबसे पहले बात करें आपकी, जो गेगनो और कोल्ले ने बात करते हैं आपके, इन्होंने कुल कितने तत्व बताए थे आपके, इनकी एक पुस्तक थी, गेगनो एंड कोल्ले की पुस्तक का नाम याद करो आपको, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था आपका, पुस्तक का नाम क्या था दोस्त, पुस्तक का नाम था आपका डिसीजिंग ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग। स्पेलिंग देख लेना भाई, सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ वो देख लेना, पुस्तक सही है आपकी। तो पुस्तक ये आपकी थी डिसीजिंग फॉर लर्निंग, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर आपके जो अधिगम वातावरण बनाने के लिए कुल आवश्यक तत्व बताए थे आपके, अधिगम वातावरण के तत्व बताए थे इन्होंने, अधिगम वातावरण के तत्व कितने बताए थे आपकी, 6 बताए थे, कितने बताए थे आपके, 6 बताए थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पुस्तक आपकी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो 6 तत्व कौन कौन से थे आपके, बताओ भाई, परिस्थिति का निर्माण, समूह का गठन, समूह का गठन, संयोजक का निर्माण बिल्कुल, प्रश्न पूछना बिल्कुल, प्रदर्शित करना बिल्कुल, प्रतिक्रिया आमंत्रित करना बिल्कुल, सभी ए और बी के तत्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखो पूरे के पूरे पूछ लिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ लिए, यानी 6 के 6 तत्व पूछ लिए, 6 के 6 दिए हुए आपके, परिस्थिति का निर्माण, समूह का गठन, संयोजक का निर्माण, प्रश्न पूछना, प्रदर्शित करना, प्रतिक्रिया का आमंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो रचनावादी विचारधारा आगे चलकर किन 2 महत्वपूर्ण धाराओं में बट गई, रचनावादी विचारधारा आगे चलकर किन 2 महत्वपूर्ण धाराओं में बट गई, ये आपका कलाम लाइब्रेरी बैच का क्वेश्चन पूछा गया, कलाम लाइब्रेरी बैच। लाइब्रेरी बैच में क्या होता है, टॉपिक तैयार करवाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो रचनावादी विचारधारा आगे चलकर किन 2 महत्वपूर्ण धाराओं में बट गई, सामाजिक रचनावाद और व्यक्तिवादी रचनावाद, व्यवहारवादी रचनावाद और सिद्धांतिक रचनावाद, पारंपरिक और आधुनिक रचनावाद, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित रचनावाद। तो किसमें बट गई भाई आपकी, बताओ। तो 2 धाराएं बच गई, तो संज्ञानात्मक रचनावाद और दूसरी व्यक्तिवाद रचनावाद, या व्यवहारवादी रचनावाद या सिद्धांतिक, बताओ भाई कौन सा होगा इसका राइट आंसर।
तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो सामाजिक रचनावाद पर बल किसने दिया? सामाजिक रचनावाद पर बल दिया आपके वाइगोत्स्की ने। कौन है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। और व्यक्तिवादी रचनावाद पर किसने बल दिया? इस पर दिया था आपके पियाजे ने। किसने दिया? आपके पियाजे ने। तो ये दो धाराओं के अंदर बट गई थी पियाजे। ये तो सामाजिक रचनावाद, एक कौन सी? व्यक्तिवादी रचनावाद। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे व्यक्तिवादी रचनावाद आ सकता है, या इसके साथ साथ क्या आ सकता है आपका? संज्ञानात्मक रचनावाद भी आ सकता है। क्या आ सकता है? संज्ञानात्मक रचनावाद भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। रचनावाद, ठीक है। ये थी आपकी। इसको देखो बांट लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमने रचनावाद की बात की। किसकी? रचनावाद की बात की। और रचनावाद दो धाराओं में बट गई। कौन कौन सी दो धाराएं? कौन कौन सी पढ़ी हमने? ये तो आ सकता है आपका, देखो संज्ञानात्मक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद, या इसके नीचे आ सकता है आपका कौन सा? दूसरा नाम आपका व्यक्ति, कौन सा था आपका? व्यक्तिवादी रचनावाद। व्यक्तिवादी रचनावाद। और दूसरा कौन सा आ सकता है आपका? दूसरा था आपका सामाजिक रचनावाद। सामाजिक, ठीक है। इसमें कौन थे आपके? इसमें थे आपके जीन पियाजे। कौन थे आपके? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक रचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? आपके जीन पियाजे। और सामाजिक रचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? आपके वाइगोत्स्की। कौन थे आपके? वाइगोत्स्की थे। कौन थे? वाइगोत्स्की थे, ठीक है। फिर आपकी बात करें, ये आगे चल के एक और बटा किसमें? आपके उग्र रचनावादी। उग्र रचनावादी, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? आपके वॉन ग्लासरफेल्ड। वॉन ग्लासरफेल्ड। वॉन ग्लासरफेल्ड। और वाइगोत्स्की, ये आके जाके जो सामाजिक रचनावाद है दो धाराओं में बट गया। कौन कौन से में? सांस्कृतिक रचनावादी, और ये बच गया आपका आलोचनात्मक रचनावादी। आलोचनात्मक रचनावादी। रचनावाद पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये किसने दिया था? आपकी अचिंसन, वैज्ञानिक की बात करें, ये किसने दिया था? आपका फ्लूएरी, फ्लूएरी। तो ये थी आपकी रचनावाद के जो विभक्त होने का जो था आपका ढांचा, दो धाराओं में बटी। ये अपना क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे चलकर आपके सामाजिक रचनावाद थे आपके, उसको दो धाराओं में बटा गया, सांस्कृतिक और आलोचनात्मक रचनावाद, अचिंसन और फ्यूलेरी ने, ठीक है। और उग्र रचनावादी कौन थे? आपके वॉन ग्लासरफेल्ड। वॉन ग्लासरफेल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया था इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है भाई। देखो क्या दिया आपका, संज्ञानात्मक रचनावाद जिसे रचनावाद की प्रथम लेयर भी कहा जाता है। तो रचनावाद जिसे रचनावाद की प्रथम लेयर भी कहा जाता है, के प्रवर्तक कौन है और उन्होंने बालक को किस रूप में देखा? बालक को किस रूप में देखा? जीन पियाजे नन्हे वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की सामाजिक साधक, बुर्नर शिक्षक अनुकरणकर्ता, फ्रॉइड मनोवैज्ञानिक विश्लेषक। तो कौन सा जगह राइट आंसर? आपका जो संज्ञानात्मक रचनावाद किसने दिया था? अभी मैंने बताया, जीन पियाजे ने। और इन्होंने जो सीखने वाले जो बालक थे, ठीक है, बालक या सीखने वाले एक अनन्य वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। तो अनन्य वैज्ञानिक, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचनावाद की प्रथम लेयर भी बोला जाता है इसको, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। रचनावाद की प्रथम लेयर, देखो लाइब्रेरी बैच के अंदर ये होता है कि पूरा क्वेश्चन तैयार करवाया जाता है। रचनावाद की प्रथम लेयर किसको बोला जाता है? आपके संज्ञानात्मक रचनावाद को। किसको बोला जाता है? आपके संज्ञानात्मक रचनावाद को। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। अब ये यहाँ पर याद करो, रचनावाद की दूसरी लेयर, प्रथम आ गई तो दूसरी भी तो आ सकती है। रचनावाद की दूसरी लेयर, दूसरी लेयर ये किसे बोला जाता है दोस्त? ये अभी हमने पढ़ा था ना, कौन सा आपका? सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद किसको बोला जाता है? आपके सामाजिक रचनावाद को थे। प्रवर्तक कौन थे इसके? प्रवर्तक पूछे तो आपके लेव वाइगोत्स्की थे। कौन है? लेव वाइगोत्स्की, या वाइगोत्स्की याद कर लो, लेव वाइगोत्स्की। कौन थे आपके? लेव वाइगोत्स्की थे। किसके? सामाजिक रचनावाद के। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि रचनावाद की दूसरी लेयर कौन सी थी? सामाजिक रचनावाद। प्रवर्तक कौन थे? लेव वाइगोत्स्की थे, ठीक है। सामाजिक रचनावाद ये सरकार
स्वीकार करता है ज्ञान के दो भाग होते हैं। इन्होंने क्या स्वीकार किया, इन्होंने बताया ज्ञान के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो भाग, बताओ भाई, दो भाग कौन कौन से होते हैं आपके, दो भाग कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है व्यक्तिगत और एक होता है आपका समाज। तो आप सभी को पता है कि समाज से जुड़े होते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की, और दूसरा कौन सा होता है आपका समाज। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। रचनावाद की दूसरी लेयर कौन सी थी, सामाजिक रचनावाद। रचनावाद की प्रथम लेयर कौन सी थी, संज्ञानात्मक रचनावाद। संज्ञानात्मक रचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, जीन पियाजे। इन्होंने जो बालक थे उनको किस रूप में देखा, नन्हे वैज्ञानिक के रूप में, किस रूप में, नन्हे वैज्ञानिक के रूप में। सामाजिक रचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, लेव वाइगोत्स्की। कौन थे, लेव वाइगोत्स्की थे। ज्ञान दो भागों में होते हैं, व्यक्तिगत और समाज, ठीक है, और इन दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता, दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता, दोनों को स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। दोनों देखो, व्यक्तिगत और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लाइव एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, अपने आसपास के गांव के अंदर देखे, नहीं देखते हो देखा करो भाई, ठीक है। ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं आपके, प्रभावित भी करते हैं। एक मिनट, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं भाई, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से होता है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से होता है, व्यक्तिगत अनुभव से, अकेले, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और सह निर्माण के माध्यम से, केवल शिक्षक के व्याख्यान से, पुस्तकों या नोट से। बताओ भाई किससे होता है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से होता है, ये बताओ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और सह निर्माण से के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और सह निर्माण के माध्यम से सीखते हैं। और सिद्धांत एक किसने बताया था आपके, वाइगोत्स्की ने। किसने बताया था आपकी, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है भाई। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के 3 मुख्य आयाम है। कौन कौन से आपके 3 मुख्य आयाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है हमें, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के 3 मुख्य आयाम है, सामाजिक, भाषा और देश, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, व्यवहारिक या व्यवहारवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक, ठीक है, याद हो गया ना आपका, सामाजिक, भाषा और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आयाम है भाई, 3 आयाम है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन याद करना दोस्तों। यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद करना, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सामाजिक में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सामाजिक में होते हैं जैसे परिवार, मित्र और शिक्षक। भाषा के अंदर जैसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा भी आ सकता है आपका, क्षेत्रीय भाषा भी आ सकता है, ये मातृभाषा सम्मिलित है। सांस्कृतिक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं आपके, जैसे आपके मूल इतिहास, नियम, रीति रिवाज, मूल इतिहास, नियम व रीति रिवाज, रीति रिवाज। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है कि सामाजिक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मित्र और शिक्षक, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक में सम्मिलित होता है, परिवार आता है नहीं आता है, तो इसमें शिक्षक होता है आपका, परिवार होता है, मित्र होता है, और इनमें एक आ जाती है आपकी मातृभाषा आ जाती है, ये आपका रीति रिवाज आ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, रीति रिवाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया क्योंकि मेरा देखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ना, जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, सामूहिक प्रक्रिया, वहाँ के लिए सह निर्माण की अवधारणा दी थी, ज्ञान का सह निर्माण की अवधारणा। तो मुझे याद आ गया, यहाँ पर देखो एक याद करना, यहाँ से वाइगोत्स्की ने कौन सी अवधारणा दी थी, अवधारणा की बात करते हैं दोस्तों। अवधारणा कौन सी दी थी आपकी, सह निर्माण की, सह निर्माण अवधारणा।
ये भी याद करना साथ साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज ही ले लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD जोन ऑफ प्रोमेक्सिकल डेवलपमेंट क्या है? क्या है बताओ भाई। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा बिना किसी मदद के कार्य कर सकता है, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता पर थोड़ी मदद से सीख सकता है, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा केवल शिक्षक के निर्देश पर ही कार्य करता है, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा केवल परीक्षा के लिए ज्ञान याद करता है। बताओ भाई, बहुत ही समझ आता क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इसका मतलब क्या था कि बच्चा है ना, बच्चा स्वयं नहीं सीख सकता, बच्चा है वो स्वयं नहीं सीख सकता, परंतु शिक्षक को या किसी अन्य व्यक्ति की मदद से सीख सकते हैं, शिक्षक या अन्य व्यक्ति की मदद से सीख सकते हैं। ये आपकी किताबी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता वह पर थोड़ी मदद से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, आपको आया भी होगा। ये डायग्राम आता है, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे नया ज्ञान, सहयोगी ज्ञान, ठीक है। जैसे पहला आपका गोला होता है कौन सा, उसमें लिखा होता है आपका व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, यानी पूर्व ज्ञान की बात करता है ये, इसकी ज्ञान कहता है आपकी पूर्व ज्ञान की बात करता है, ठीक है। फिर दूसरा गोला होता है आपका, इसमें क्या लिखा था आपका, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आपकी व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, विथ हेल्प, ये क्या हो जाएगा आपका ZPD क्षेत्र, यानी इसमें सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। ZPD क्षेत्र हो जाएगा आपका कौन सा? ZPD, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? आपका समीपस्थ विकास क्षेत्र। इस क्षेत्र का पूरा नाम क्या था आपका? समीपस्थ विकास क्षेत्र, विकास क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले पूर्व ज्ञान, फिर शिक्षक की सहायता हो गई, फिर तीसरी बात करें हम आपकी, ये तीसरा गोला था, इसमें क्या था आपका व्हाट आई कैन नॉट डू, व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी क्या हो गया आपका, ठीक है। और इसी के अंदर आपका कौन सा आएगा? आपका नया ज्ञान, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में नया ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। और आपके सहयोगी भी किस में आएंगे? आपके सहयोगी भी इसी क्षेत्र में आएंगे, आपके सहयोगी MKO। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की तक का सिद्धांत था समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखो ZPD है आपका कौन सा? आपका समीपस्थ विकास क्षेत्र में बच्चे की सहायता करने की प्रक्रिया, जिसमें अधिक जानकार कोई व्यक्ति MKO बच्चे को मार्गदर्शन देकर सीखने में मदद करता है, क्या कहलाता है? सीखने में जो मदद करता है वो क्या कहलाता है भाई? सहयोगी कहलाता है क्या? ठीक है, अरे मॉडलिंग कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, रेनफोर्समेंट कहलाता है, मेमोराइजेशन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? इसके फोल्डिंग कहलाता है, क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए अभी हमने रचनावाद को 2 भागों में बांटा था, कौन कौन से? एक तो व्यक्तिपरक बांटा था यानी संज्ञानात्मक बांटा था, दूसरा कौन सा बांटा था? हमने सामाजिक बांटा था। संज्ञानात्मक कौन थे आपके? जीन पियाजी, और आपके वाइगोत्स्की कैसे थे आपके? सामाजिक, ठीक है। और उनके वाइगोत्स्की उनके 2 बांटा था हमने 2 में, देखो किसी बांटा था 2 में, पीछे होगा क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पर देखो सामाजिक वाइगोत्स्की थे, सांस्कृतिक रचनावाद और आपके आलोचनात्मक रचनावाद। तो हमें यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन क्या है अपना, आलोचनात्मक रचनावाद का विकास मुख्य रूप से किन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा किया गया? किन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा किया गया? जो बेनिक्स और पाओलो फेरे, जीन पियाजे और बुनर, वाइगोत्स्की और ड्यूई, या फ्रॉइड या और जंग। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आलोचनात्मक रचनावाद का विकास मुख्य रूप से किन शिक्षा शास्त्रियों ने किया? तो जो बेनिक्स और पाओलो फेरे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रचनावाद की बात करें, जीन पियाजे ने कौन सा दिया आपका? संज्ञानात्मक रचनावाद,
वापिस रिवीजन भी करवा देता हूँ साथ साथ। देखो एमसीक्यू का यही फायदा होता है। वाइगोत्स्किन क्वेश्चन दिया आपका सामाजिक रचनावाद, और इस सामाजिक रचनावाद को ही हमने 2 भागों में बांटा था, उसी का है आपका एक आलोचनात्मक रचनावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो भाई, विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक रचनावाद की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता आलोचनात्मक रचनावाद की नहीं है, यह हमें बताना है। तो ज्ञान का सामाजिक निर्माण और सत्ता संरचनाओं से प्रभावित होना बिल्कुल होता है। सामाजिक जो ज्ञान का सामाजिक निर्माण से प्रभावित होता है, सत्ता जो संरचना वहाँ से भी आपका आलोचनात्मक रचनावाद क्या होता है आपका प्रभावित होता है, बिल्कुल सत्य है। पहली बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। दूसरी दे रखिए, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना है और शिक्षा को सामाजिक बदलाव का साधन बनाना है, तो ये भी आपका सामाजिक बदलाव का साधन भी बनाना है, तो राइट आंसर है ये भी आपका सत्य है। केवल व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना और सामाजिक असमानताओं को अनदेखा करना, ये देखो समझ आधारित क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है केवल व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना और सामाजिक असमानताओं को अनदेखा करना, तो हमारा सामाजिक रचनावादी था आपका वाइगोत्स्की, जिसको 2 भागों में बांटा था, उसमें आलोचनात्मक रचनावाद पढ़ा था। तो अनदेखा कैसे कर सकते हैं सामाजिक असमानताओं को? सामाजिक असमानता है उनका क्या करना आपका उजागर करना, उजागर करना था आपका। ठीक है, उजागर करना और सत्ता और असमानता पर ध्यान देना, सत्ता और असमानता पर ध्यान देना। ध्यान किस पर देना था आपका? सत्ता व असमानता पर। असमानता पर ध्यान देना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। स्वाद आधारित शिक्षा और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपकी आलोचनात्मक रचनावाद की विशेषताएं थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका गलत हो जाएगा। पूरी की पूरी विशेषताएं आपको यहाँ पर आ गई, लगभग 5-6 विशेषताएं, तो सारी की सारी आपको ऑप्शन में दे रखी है। ज्ञान का सामाजिक निर्माण और सत्ता संरचनाओं में से प्रभावित होना, आलोचनात्मक चेतना विकसित करना और शिक्षा को सामाजिक बदलाव का साधन बनाना, सत्ता और असमानता पर ध्यान देना। ठीक है, और जो जैसे आपकी असमानता को उजागर करना, जैसे आपकी वर्ग, जाति, लिंग, आर्थिक असमानता उन पर आधारित करना, स्वाद आधारित शिक्षा होनी चाहिए और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। एक विशेषता और आपकी कौन सी? परिवर्तनकारी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण ये भी किसकी विशेषता? आपकी आलोचनात्मक रचनावाद की विशेषता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भूमिका रचनावादी अधिगम की नहीं है? यह रचनावादी अधिगम की कौन सी भूमिका नहीं है, बताओ भाई। शिक्षक और विद्यार्थी के आपसी सहयोग पर आधारित अधिगम प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, छात्रों को अनुभव में शामिल करना जो उनके पुराने ज्ञान को चुनौती दे, बिल्कुल राइट। ठीक है, शिक्षक केवल जानकारी देने वाला बना, शिक्षक केवल जानकारी देने वाला बनाना नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। छात्रों को खुले और विचारों उत्तेजक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी आपकी रचनावादी अधिगम की विशेषता है। ठीक है, बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, यानी रचनावादी भूमिका रचनावादी अधिगम की नहीं है। कौन सी? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर क्या था आपका, देखो यहाँ पर देखो शिक्षक था ना, शिक्षक है अपना, शिक्षक को छात्रों के लिए, शिक्षक को छात्रों के लिए प्राइम रिसोर्स सेंटर बनना चाहिए, न कि केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ठीक है, ये याद करना दोस्तों, ये थी आपकी सही जो भूमिका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लीजिए, रचनावादी दृष्टिकोण तो पूरा हो गया आज आपका। ठीक है, सारा पढ़ चुके रचनावादी, जितने क्वेश्चन आए हुए आपके रचनावादी दृष्टिकोण से, तो सारे के सारे। तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन कौन सी शिक्षण विद्या तकनीकी उपयोग में आती है? कौन कौन सी शिक्षण विद्या उपयोग में आती है भाई? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, शिक्षण विद्या पूछ ली जाती है कि कौन सी रचनावादी दृष्टिकोण के लिए शिक्षण विद्या उपयोगी है। कितनी है वो मैंने लिखी है, देखो। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है, सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम भी है आपका,
खोज एवं पूछताछ आधारित अधिगम भी है, सहकारी अधिगम भी है, अनुभवात्मक अधिगम भी है, समस्या आधारित अधिगम भी है, प्रयोगात्मक अधिगम भी है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम भी है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे याद कर लेना, लगभग 11-12 शिक्षण विद्या है, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सीधा पूरी याद भी नहीं होती, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो, लेकिन जैसा क्वेश्चन आ गया ना तो यहाँ पर ज़्यादातर उपयुक्त सभी होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद होना चाहिए, एक बार 2 बार रीडिंग जरूर मारना इनकी। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सहयोगात्मक अधिगम, खोज एवं पूछताछ आधारित अधिगम, सहकारी अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम, क्रियाकलाप आधारित अधिगम, उपरोक्त सभी विधियाँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्मितवादी शिक्षण मॉडल में कौन सा घटक शामिल नहीं है? निर्मितवादी शिक्षण मॉडल में कौन सा घटक शामिल नहीं है? सबसे पहले तो याद ये करो कि जो निर्मितवादी शिक्षण मॉडल आपका, इसके प्रवर्तक कौन है? जो निर्मितवादी शिक्षण मॉडल है ये किसने दिया था आपके? ये दिया किसने था आपका? प्रवर्तक की बात करिए सबसे पहले, तो प्रवर्तक कौन आ जाएंगे आपके? प्रवर्तक आपके टॉलमैन और हार्डी, टॉलमैन एंड हार्डी। ठीक है, टॉलमैन और हार्डी इसके प्रवर्तक थे। इन्होंने 5 मूल घटक बताए थे। कुल घटक कितने बताए आपके? कुल घटक की बात करें तो कितने बताए आपके? 5। कितने बताए? 5। तो हमें पूछा है कौन सा घटक शामिल नहीं है, तो 5 के 5 याद होने चाहिए। देखो, पूर्व ज्ञान को आधारित उत्प्रेरित करना पहला है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ज्ञान का उपार्जन करना दूसरा हो गया, बिल्कुल सत्य है। ज्ञान को समझना तीसरा हो गया, बिल्कुल सत्य है। केवल शिक्षक का व्याख्यान देना बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका शामिल नहीं है। चौथा कौन सा है फिर आपका? चौथा बताओ भाई आपका, चौथा कौन सा आपका? ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान का उपयोग करना, यूजिंग नॉलेज, यूजिंग नॉलेज। पांचवा कौन सा था? ज्ञान पर चिंतन करना, ज्ञान पर चिंतन करना, ज्ञान पर चिंतन करना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग नॉलेज, यानी ज्ञान पर चिंतन करना। ये 5 घटक बताए थे किसने? टॉलमैन व हार्डी ने। कौन सी घटक शिक्षण मॉडल के अंदर? निर्मितवादी शिक्षण मॉडल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निर्मितवादी शिक्षण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? टॉलमैन और हार्डी। टॉलमैन और हार्डी, ये याद करना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, रचनावादी अधिगम डिजाइन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कुल में कितने महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया गया? कितने महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया गया भाई, बताओ। जो आपके रचनावादी शिक्षण डिजाइन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कितने महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया गया? 4, 6, 8 या 10? तो बताओ भाई, कितने पर दिया गया? 6 पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी थी आपकी? बात करिए 6 कौन कौन सी आपकी? जैसे एक स्थिति विकसित करना, एक स्थिति विकसित करना। दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था समूहीकरण, समूहीकरण। तीसरा दोस्त कौन सा आपका? तीसरा बात करें सेतु निर्माण, सेतु निर्माण। चौथा कौन सा था आपका? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। पांचवा कौन सा था आपका? प्रदर्शित करना। प्रश्न पूछ लिया तो प्रदर्शित तो करना, प्रदर्शित करना। और छठा कौन सा था आपका? छठा था आपका चिंतन या मनन करना, चिंतन या मनन करना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रचनात्मक अधिगम डिजाइन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कितने महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया गया है? तो 6 कौन कौन से थे आपके? एक स्थिति विकसित करना, समूहीकरण, सेतु निर्माण, प्रश्न पूछना, प्रदर्शित करना, चिंतन या मनन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन ICON मॉडल किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया भाई, बताओ। जीन पियाजे, ब्लेक और मैकक्लिंटोक, वाइगोत्स्की, जो बेनिक्स और पाउली फेरे। तो ये किसने दिया था? सबसे पहले तो आपको चौथा ऑप्शन का कमेंट में बताना है।
इन्होंने कौन सा दिया था भाई सिद्धांत, कौन सा मॉडल दिया था आपको, मैंने बताया अभी पीछे, ठीक है, आलोचनात्मक रचनावाद, ठीक है, याद कर लेना। वाइगोस्की ने जो सामाजिक रचनावाद से जुड़े होते, जिन पियाजे आपके संज्ञानात्मक रचनावाद से जुड़े होते, देखो वापस याद कर लो, संज्ञानात्मक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद, ठीक है, सामाजिक आलोचनात्मक, बताया नहीं, सारे के सारे बता दिए मैंने, ठीक है। तो बच्चा कौन सा आपका, ब्लैक एंड मेक क्लीन टॉक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 7 चरण बताए इन्होंने, चरण कुल कितने चरण बताए इस मॉडल में, कुल चरण की बात करें तो 7 बताए हैं दोस्तों, ठीक है। और 7 याद कर लेना आप, ठीक है। 7 कौन कौन से थे आपके, जैसे आपका प्रेक्षण था आपका, ठीक है, अर्थ निर्णय था आपका, अर्थ निर्णय, दूसरा, तीसरा कौन सा था आपका, संदर्भीकरण, तीसरा कौन सा था आपका, संदर्भीकरण, चौथा कौन सा था आपका, संज्ञानात्मक शिक्षार्थन, संज्ञानात्मक शिक्षार्थन, पांचवा कौन सा था आपका, बताओ, सहयोग, छठा कौन सा था आपका, बहुविध अर्थ निर्णय, सातवां कौन सा था आपका, बहुविध अभिव्यक्ति, बहुविध अभिव्यक्ति, सारे के सारे याद कर लेना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है रचनावादी शिक्षण से, यहाँ से बात करें, यहाँ से इस मॉडल से 100% क्वेश्चन पूछता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, 5E मॉडल के अनुसार अन्वेषण या खोजना चरण में विद्यार्थी क्या करते हैं, अन्वेषण या खोजना जो एक्सप्लोरर है इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षक की दी गई जानकारी को याद करते हैं, शिक्षक की दी गई जानकारी को याद करते हैं, स्वाद विचार विमर्श और पाठ्य सामग्री का उपयोग करके प्रेक्षण नोट तैयार करते हैं और संपत्ति को समझने का प्रयास करते हैं, केवल प्रश्नों का उत्तर देते हैं, केवल प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और लास्ट के आपका व्याख्यान सुनकर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5E मॉडल है, इसके प्रवर्तक कौन थे, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका, वो थे आपके रोजर बाइवी, कौन थे आपके, रोजर बाइवी, रोजर बाइवी इसके थे, ठीक है। और इनका इंग्लिश में याद करना दोस्तों, इंग्लिश में याद कर लेना इनको, क्योंकि इन्हें पूछा जाता है कौन सा 5E में मॉडल में सम्मिलित नहीं है, कौन कौन से थे आपके, देखो आपका संलग्न था पहला, संलग्न, संलग्न कौन सा था आपका, इंगेज, ठीक है। दूसरा था आपका अन्वेषण, एक्सप्लोर, ठीक है। और तीसरा कौन सा था आपका, व्याख्यान, व्याख्या, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, इंग्लिश में याद करना कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जाएगा आपका यहाँ। चौथा कौन सा था आपका, विस्तार करना, विस्तार करना, यानी आपकी इलाबोरेट। और पांचवा कौन सा था आपका, मूल्यांकन, एवल्यूशन। भाई स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, सही लिखूँ नहीं लिखूँ, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो ये थे आपके 5 जो बार बार एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किसके द्वारा, रोजर बाइवी के द्वारा, और इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा जाता है। तो याद कर लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखो रचनावादी कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, रचनावादी शिक्षक कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना और विद्यार्थी द्वारा सुनना, परस्पर स्वादात्मक और सहयोगात्मक यानी इंटरएक्टिव, केवल शिक्षार्थी को अंक पर आधारित, विद्यार्थी को अकेले अध्ययन और शिक्षक द्वारा निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परस्पर स्वादात्मक यानी इंटरएक्टिव होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए, कक्षा के अंदर रचनावादी कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खोज उपागम डिस्कवरी अप्रोच के प्रतिपादक कौन है, बताओ भाई, दूसरा आपका आ गया, तो कौन थे भाई प्रतिपादक खोज उपागम के, जिन पियाजे, जोराब बुनर, वाइगोत्स्की, जो बेनिक्स। तो हम देखो पढ़ चुके हैं, जिन पियाजे हम पढ़ चुके हैं, वाइगोत्स्की हम पढ़ चुके हैं, जो बेन्स हम पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक, जो बेन्स किसके थे आपके, आलोचनात्मक रचनावाद के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोराब बुनर, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, जोराब बुनर।
इन्होंने ये बताया कि बच्चा है ना, बच्चा दो प्रकार से सीख सकता है, दो प्रकार से सीख सकता है। कौन कौन से दो प्रकार कौन कौन से आपके? एक तो जैसे आपका सवतः खोज, सवतः खोज, और दूसरा कौन सा आपका? निर्देशित खोज, निर्देशित खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। खोज उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खोज उपागम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या का समाधान खोजने के तरीके बताता है। शिक्षक बच्चों को द्वारा ज्ञान रचना के प्रयास में संकेत नहीं देता, मार्गदर्शन नहीं देता करता। शिक्षक बालक के खोज कार्य के प्रगति पर निरंतर निगरानी रखता है। शिक्षक विद्यार्थियों को नियम, सिद्धांत और भाषा के सार्वभौमिक उपयोग के बारे में जानकारी देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका इसका? खोज उपागम के शिक्षक की भूमिका के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना था हमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 जितने भी हैं वो है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षार्थी समस्या समाधान खोजने के लिए तरीके बताता है, तो ये तो बताता है भाई शिक्षक। ठीक है, बच्चों को ज्ञान रचना के प्रयास में संकेत नहीं देता, देखो संकेत तो देने पड़ेंगे। ठीक है, मार्गदर्शन भी देता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक बालक के खोज के कार्य की प्रगति निरंतर निगरान रखता है, बिल्कुल रखता है। शिक्षार्थी विद्यार्थियों के नियम, सिद्धांत और भाषा की सार्वभौमिक उपयोग की जानकारी देता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको शिक्षक बच्चों को द्वारा ज्ञान रचना के प्रयास में संकेत तो देगा ही। ठीक है, बहुत ही समझ में आधारित क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं, ऐसे पकड़ लिया करो, पॉजिटिव बात होनी चाहिए इसमें, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सहयोगात्मक उपागम के प्रारंभिक चरण में क्या? सहयोगात्मक उपागम में प्रारंभिक चरण में क्या किया जाता है? तो पहले तो चरण याद होनी चाहिए। इसके कुल चरण कितने आपके? कुल चरण की बात करें तो कुल कितने चरण आपके? 5। कितने आपके? 5 चरण है। ठीक है, और इसमें प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं, यानी पहले चरण में क्या आपके? समस्या, मुद्दे या संकल्पना की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके राइट आंसर हो जाएगा। पूरे अधिगम प्रक्रम का मूल्यांकन करना, ये कौन सी में आएगा भाई? लास्ट में आएगा ये तो, चरण 5 का है। तो कौन सा चरण आपका? 5, मूल्यांकन तोला। केवल शिक्षक द्वारा व्याख्या देना, ये तो है ही नहीं, शिक्षक द्वारा व्याख्या देना नहीं है भाई, चरण है ही नहीं इसका। विद्यार्थियों को नियम और सिद्धांत याद करवाना, विद्यार्थियों को नियम और सिद्धांत याद करवाना, ये भी इसका चरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहयोगात्मक अधिगम में निम्न में से कौन कौन से समूह उपयोग में किए जाते हैं? कौन कौन से समूह उपयोग में लिए जाते हैं भाई? बात करें कौन कौन से समूह उपयोग में ली जाती है या कौन कौन सी विधियां उपयोग में ली जाती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समूह भी आ सकता है या आपकी विधियां भी आ सकता है, विधियां। तो विचार मंथन विधि भी, जो विचार मंथन समूह है ये भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कार्य समूह भी उपयोग में लिया जाता है। अन्वेषण समूह, अन्वेषण विधि, शिक्षण समूह भी उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, विचार मंथन, कार्य समूह, अन्वेषण समूह, अनुशिक्षण समूह। ठीक है, ये आपके योगात्मक अधिगम उपागम में उपयोगी विधियां। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका, कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम मॉडल में 4 स्तर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा हमें कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम मॉडल। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अनुभवजन्य जो अधिगम मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया आपके, यानी प्रवर्तक कौन आपके, प्रवर्तक कौन आपके? कोल्ब। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर याद हो गया कि कोल्ब के अनुभवजन्य अधिगम मॉडल में 4 स्तर कौन से? तो अनुभवजन्य अधिगम मॉडल किसने दिया? कोल्ब ने दिया। तो क्वेश्चन में आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन कौन से थे भाई आपके? मूर्त अनुभव, सक्रिय प्रयोगीकरण, विचारशील प्रेक्षक और अमूर्त संकल्पनात्मक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के आधार पर बात करते हैं, इसी तरह के आधार पर 4 विभिन्न क्षमता आवश्यक है, जैसे अनुभव, सक्रिय रूप से भाग लेना इच्छुक, अनुभव पर चिंतन करने की क्षमता, निर्णय लेने या समस्या संबंध कौशलों का होना, अनुभव की संकल्पनात्मकता के लिए विश्लेषणात्मक कौशलों का होना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संकल्पना मानचित्र उपागम किससे विकसित किया? संकल्पना मानचित्र उपागम किसने विकसित किया? जीन पियाजे, जोसेफ डी नोवाक, जोराम वुर्नर, वाइगोत्स्की। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि संकल्पना मानचित्र उपागम किसने विकसित किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन पियाजी हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने नहीं किया। जोराब मुन्नर हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने नहीं किया। वाइगॉसी नहीं किया। अब आप बताओ इन तीनों ने कौन कौन से उपागम दिए, आप कमेंट के अंदर बताओ। जिन पियाजी ने कौन सा दिया, ठीक है, जोराब मुन्नर ने कौन सा दिया, वाइगॉसी कौन सा। तो यहाँ पर हो जाएगा जोसेफ डी नोवाक, ठीक है, पढ़ चुके हम सारे के सारे, जोसेफ डी नोवाक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कितने घटक दिए इन्होंने, घटक कितने बताए इन्होंने, घटक तो बताए आपके 3। कितने बताए, 3। कौन कौन से थे आपके, संकल्पना, अनुबंधन, और तीसरा कौन सा था, अनुभव, अनुबंधनों के लिए लेबल, अनुबंधनों के लिए लेबल, ठीक है, याद रखना। घटक कितने हैं आपके 3, संकल्पना, अनुबंधन, अनुबंधनों के लिए लेबल, ठीक है। इसके अलावा मानचित्र चरण की बात करें, चरण कितने बताए इन्होंने, चरण की बात करें, चरण बताए आपने 4 बताए। कौन कौन से बताए, देखो, अमूर्त प्रस्तुतिकरण, अमूर्त का प्रस्तुतिकरण, दूसरा कौन सा बताया, तर्क वाक्य या शब्द चरण, तीसरा कौन सा था, अनुप्रयोग, तीसरा कौन सा था इनका, अनुप्रयोग, और चौथा कौन सा था दोस्त आपका, समापन। सारे के सारे याद होने चाहिए। 4 चरण बताए थे जोसेफ डी नोवाक ने, कौन से, संकल्पना मानचित्र उपागम में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की। सचमैन का परीक्षा या पूछताछ परीक्षण मॉडल किस प्रकार के तर्क पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है भाई, ठीक है। किसका है, सचमैन का परीक्षा या पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल किस प्रकार के तर्क पर आधारित है। आगमन तर्क पर, पूर्व अनुभव तर्क पर, अनुभवजन्य तर्क पर, तार्किक। देखो, अनुभवजन्य तर्क तो किसने दिया आपके, बताओ भाई, कोल्ब ने दिया था। ये तो किसने दिया था आपके, कोल्ब, ठीक है, किसने दिया, कोल्ब ने। तो किस पर आधारित था बताओ, आगमन तर्क पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सचमैन का था कौन सा, परीक्षा पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल। इनकी पुस्तक पूछी जाती है आपकी, पुस्तक का क्या नाम था इनकी, पुस्तक थी इनकी द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक, ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक थी। ये भी याद कर लें साथ साथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और किससे संबंधित थे। तो आज हमने जो शिक्षण प्रक्रिया के उपागम है वो सारे के सारे पढ़ लिए। किसके, शिक्षण जो उपागम के आपके यहाँ पर बात करते हैं, आपके शिक्षण प्रक्रिया के उपागम कितने थे दोस्त, टोटल कितने थे आपके, 6 थे। तो 6 के 6 से जितने क्वेश्चन आए आपके वो सारे पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे हम की पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा होगा आपका, पार्ट 2 की बात करें तो ये क्लास कैसी होगी उस पर आधारित होंगी। फिर मैं क्लास लेके आऊँगा, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, आप सभी समझदार हो इसके लिए। दूसरे होंगे आपके शिक्षण योजना के उपागम। कल क्लास होगी आपकी शिक्षण योजनाओं के उपागम, ये अपनी कल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में एक क्लास होगी आपकी लास्ट की, वो होगी आपकी पाठ्यचर्या के उपागम, पाठ्यचर्या के उपागम पार्ट 3। इस प्रकार से मैंने जितने क्वेश्चन लिए वो आपके सारे के सारे इन 3 पार्टों में बटेंगे, तभी हम कर पाएंगे 1-1 घंटे के अंदर। तो कैसी लगे क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने जितने दोस्तों को शेयर कर सको, जितने आपके जितने भी ग्रुप है उन सभी दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूँगा आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। देखो मैं बीच में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे बीच में याद भी नहीं रहता कि चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, वीडियो को शेयर भी करवाना है, ठीक है। पढ़ाई की टाइम सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे मैं शुरू में बोला मैंने कि पहले आप पढ़ाई कीजिए, फिर लास्ट में ये काम होता है आपका। अब क्लास समाप्त हो चुकी है, आप पढ़ चुके हो, 1 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके शिक्षण योजनाओं के उपागम के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपको पूरा तैयार करवाने की जितनी भी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूरे तैयार करवाने की कोशिश रहेगी। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।